हमारे जीवन में हमारी तर्क शक्ति का बहुत महत्व है और हम अपनी तर्क शक्ति के आधार पर ही, अपने अनुभवों के आधार पर ही हम अपने जीवन में प्रतिदिन होने वाले समझौतों को, नेगोशिएशंस को अपने पक्ष में कर सकते हैं और पक्ष में कर लेने के बाद ही हमारे जीवन में संतुष्टि, सौहार्दता और सफलता का विकास होता है। आज विकास के क्रम में हम जब तक अपनी पावर ऑफ डिस्कशन, पावर ऑफ लॉजिक को डेवलप नहीं करेंगे, तब तक हम सभी परिस्थितियों को अपने पक्ष में लाकर अपने काम को सुचारू रूप से हल नहीं कर सकते। इसीलिए आज मैंने यह विषय आप लोगों के लिए सुना है कि हाउ टू फिक्स एन आर्गुमेंट एट वर्क प्लेस। हम जहां काम करते हैं वहां अपनी तर्क शक्ति को कैसे विकसित करें और दूसरों से अपना काम निकलवाने में, अपनी बात मनवाने में, दूसरों को इन्फ्लुएंस करने में इसका कैसे प्रयोग करें। आइए समझते हैं कि तर्क शक्ति है क्या। ये एक कोर एबिलिटी है। इट्स एन कोर एबिलिटी टू रिलेट टू पीपल एंड अडॉप्ट देयर पॉइंट ऑफ व्यू। हम लोगों से जुड़ने और उनके अवधारणा को, उनके विचारों को जानने के लिए इसका प्रयोग करते हैं। When you commit to listening to people, जब आप ध्यान से लोगों को सुनते हैं, लोगों की प्रपोजिशंस अपनी क्रिएट करते हैं, अपनी वैल्यू और अपने बिलीव के साथ, अपनी अवधारणाओं के साथ उन लोगों से जुड़ते हैं, तो उन्हें आपकी बात अपील करती है और जो आपको फ्लेक्सिबल बनाती है, सामने वाले को फ्लेक्सिबल बनाती है। अपने विचारों में बदलाव लाकर, इस प्रोसेस को अपनाकर हम एक दूसरे को इन्फ्लुएंस कर सकते हैं, अपनी बात मनवा सकते हैं, लोगों से बेहतर नेगोशिएशन कर सकते हैं, अपने जीवन में संतुष्टि, सफलता और सौहार्दता का वातावरण क्रिएट कर सकते हैं। और इसके करने के बाद क्या होगा? यू विल बी इन ए ग्रेट पोजिशन टू यूज पावर ऑफ परसुएशन। यह तभी संभव है जब आपकी पावर ऑफ परसुएशन को आप ठीक से समझते हो। पावर ऑफ परसुएशन क्या है कि दूसरों को धैर्यता के साथ अपनी बात कैसे समझाएं। अब आप इसको एक इस तरह से समझते हैं कि मोड्स ऑफ परसुएशन क्या है। यह हमारे जीवन में आपने बार बार 3 चीज सुना होगा: इथोस, पैथोस एंड लोगोस। इथोस में क्या होता है? स्पीकर्स क्रेडिबिलिटी, ऑडियंस वैल्यू। मेरे इथिक्स क्या है, मेरी बिलीव क्या है, मेरा वैल्यू सिस्टम क्या है, मेरी मार्केट में क्रेडिबिलिटी क्या है, लोग मुझे उतना ही पसंद करेंगे। यदि मैं गॉसिप करता हूँ, लूज टॉक करता हूँ, अनऑथोराइज डेटा के साथ बात करता हूं, तो मेरा इथोस पार्सन बहुत वीक होगा, मेरी क्रेडिबिलिटी बहुत वीक होगी और लोग मुझे सुनना पसंद नहीं करेंगे। ऐसे ही दूसरा पार्ट आता है पैथोज, इमोशनल इफेक्ट ऑफ स्पीकर्स वर्ड। मैं किस तरह से लोगों को इमोशनली टच करता हूं, उनकी इमोशंस को कैसे मैं एनकैश करना जानता हूं। आज आप देख रहे होंगे जो एडवर्टाइजमेंट आते हैं, जो बिजनेस को आगे बढ़ाते हैं, वो हमारे सब पैथोज पर काम करते हैं। हमारे इमोशनल इफेक्ट को अपने फेवर में कर अपने प्रोडक्ट को या अपनी सर्विसेज को बेचने में सफल हो जाते हैं। आपने देखा होगा जितने भी एडवर्टाइजमेंट आते हैं, आज तो लोग कहते हैं कि पॉलिटिशियंस भी इमोशंस पर बात करते हैं, लोगों के इमोशंस के साथ खेलते हैं, उनको अपने फेवर में कर सक्सेस कर लेते हैं। तो ये पैथोज का खेल है। नंबर 3 आता है लोगोज। मैं लॉजिकल कितनी बात करता हूँ, मेरी एविडेंस क्या है, मैं किस तरह के डॉक्यूमेंट, किस तरह का डेटा अपने फेवर में लाता हूँ, लोगों की विजिबिलिटी में उस डेटा को कितना पहुंचाता हूँ और उस तरह से मैं अपने जीवन को किस तरह से अरेंज करता हूँ ताकि लोगों को वो सुलभता से, समग्रता से, समय से मिल जाए। तो ये मॉडर्न परसुएशन है। यदि आप अपनी बात लोगों के साथ परसुएड करना चाहते हैं तो ये इसमें जाना पड़ेगा। आपको इथोस, पैथोस एंड लोगोस को बहुत स्ट्रॉन्ग करना पड़ेगा। इसको करने के लिए मुझे क्या करना है, उसके लिए मुझे कुछ चीजें जाननी होंगी। मैं इसके लिए बहुत सारी बात कहता हूं और जब तक आप उन चीजों को नहीं समझेंगे तब तक आप आर्गुमेंट को अपने फेवर में नहीं कर सकते। सबसे पहले क्या करना होगा, ये कुछ चीजें हैं जो आपको अपने फेवर में आर्गुमेंट करने के लिए समझनी होंगी। सबसे पहले है बैकअप योर पॉइंट्स। आप अपने बैकअप को किस तरह से
तैयार करते हैं। तो बैकअप ऑफ पॉइंट्स में कौन कौन सी चीजें आती हैं यह भी आपको समझना बहुत जरूरी है। इसमें आपके आते हैं, आपके पास डेटा किस तरह के हैं, आपके डॉक्यूमेंट किस तरह के हैं, आपने सर्वेज का, स्टैटिक्स का, रिसर्च का, बुक्स का, पेपर्स का, डॉक्यूमेंट्री एविडेंस का किस तरह से अपने फेवर में यूज किया है, तब आप बैकअप योर पॉइंट कह सकते हैं कि इसको यहाँ देखिए। जो लोग हिस्टोरियंस होते हैं वो हिस्ट्री में से निकाल करके अच्छे अच्छे पॉइंट्स लाते हैं। जो लोग डेटा एनालिटिक्स होते हैं वो स्टैटिक्स से डेटा उठाते हैं। आजकल एआई का जो प्रयोग है वो इसीलिए किया जा रहा है। तो ये आपको अपने जीवन में अपने फेवर में करने के लिए क्रेडिबल डेटा को, क्रेडिबल एविडेंस को सामने लाना आवश्यक होगा। तब आप अपने फेवर में लोगों को इन्फ्लुएंस कर सकते हैं। यदि आपकी एक बार क्रेडिबिलिटी लूज हो जाती है तो फिर लोग आप पर बिलीव नहीं करेंगे। दूसरा है बी लॉजिकल, हम तर्कसंगत बातें करें, इलॉजिकल बात ना करें। बहुत सारे लोग केवल जब डिस्कशन करते हैं तो आर्गुमेंट फॉर सेक आर्गुमेंट करते हैं, शेक फॉर आर्गुमेंट करते हैं। उनकी बातों में कोई तार्किकता नहीं होती। उसको बनाने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, हाउ वन आइडिया फॉलो अनदर। आपका एक आइडिया दूसरे आइडिया को कैसे फॉलो करता है। दूसरा, आपका प्रॉब्लम सॉल्विंग टूल्स कितना इफेक्टिवली काम करता है, कि आप प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए अपना लॉजिक दे रहे हैं या केवल समय को अपने फेवर में बाई करने की कोशिश कर रहे हैं या समय को बर्बाद करने की कोशिश कर रहे हैं। नंबर 3, आपकी थिंकिंग किस तरह की है। आपकी स्ट्रेटेजिक थिंकिंग है, क्रिटिकल थिंकिंग है, तो आप इसमें सफल होंगे। और यदि आप केवल गॉसिप कर रहे हैं तो आप फिर तर्कसंगत नहीं रह जाते हैं। नंबर नेक्स्ट आता है इसमें सबमिट सजेशंस। आप सजेशन सबमिट कर रहे हैं या केवल अपनी बात को कह करके और फिर चुप बैठ जाते हैं। नंबर नेक्स्ट इसी में आता है लॉजिकल बनने के लिए रीजनेबल सॉल्यूशन फॉर एवरीवन। जो आप सॉल्यूशन देते हैं वो रीजनेबल हो, दूसरों को भी पसंद आना चाहिए। तो हमेशा बात लॉजिकल वह होता है जो विन विन सिचुएशन में बात करता है। नंबर 3 पर आते हैं टेल द ट्रूथ। हम जब भी किसी के साथ कोशिश करें आर्गुमेंट करने की तो जो भी हम डेटा दें उसमें सच्चाई परम आवश्यक है। बिना सत्य के कोई डेटा नहीं होता। इसके लिए कुछ चीजें हमें ध्यान रखनी होगी। उस डेटा को कभी मत दीजिए जिस पर आपको डाउट है, तो अवॉइड डाउट्स। दूसरा, डू नॉट लाई इन डिटेल्स। जब आप बात करें तो उसमें कहीं झूठ के साथ अपने डेटा को प्रयोग करने की कोशिश ना करें। नंबर 3, वैलिड सोर्स ऑफ डेटा ऑफ डॉक्यूमेंट्स। आपने जहां से लिया ईमानदारी से बताएं यह डेटा मैंने इस सोर्स से उठाया है। व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी का डेटा आज काम नहीं करता। मैं आपको यह बात दावे से कह सकता हूं कि जो लोग आज व्हाट्सएप से डेटा उठा रहे हैं वो कहीं आर्गुमेंट नहीं करते, वो केवल बहस करते हैं, गॉसिप करते हैं, समय की बर्बादी करते हैं, क्योंकि व्हाट्सएप का डेटा सबसे ज्यादा अनक्रेडिबल हो गया है। नंबर नेक्स्ट है डू नॉट अफ्रेड टू एडमिट। जहां आपसे गलती हो जाए वहां कभी भी एडमिट करने में चूक मत कीजिए, सही से कीजिए, यस दिस इज माय मिस्टेक, आई हैव टेकन द रॉन्ग डेटा। तो आपकी क्रेडिबिलिटी उल्टी बढ़ती है। नेक्स्ट है ऑनेस्टी इज द बेस्ट पॉलिसी। आप जब भी हो तो इस पॉलिसी को अपने जीवन में यूज करें। नंबर नेक्स्ट जो इसके लिए है ट्रूथफुलनेस के लिए है, आप जब भी फाउंडेशन बनाएं तो उसकी जो सॉलिड फाउंडेशन फॉर बिल्डिंग ए कोहेसिव एंड ऑथेंटिक टीम डायनामिक्स, इसको सदैव ध्यान में रखिएगा। जो आपका डेटा इकट्ठा करने का तरीका है, बात करने का तरीका है, टीम के डायनामिक्स हैं, उसकी सबकी सॉलिड फाउंडेशन होनी चाहिए, हवा में नहीं होना चाहिए। नंबर 4 है स्टे ओपन माइंडेड। आप जब भी बात करें तो खुले दिमाग से वार्तालाप करें, खुले दिमाग से डिस्कस करें। केवल एक डेटा को लगाते रहें, दूसरे जैसे ही कोई डेटा आए और आपको लगे कि वो डेटा सही है तो अपने डेटा को ठीक करिए, करेक्ट करिए और फिर उस बात को अपने आप में बदलाव लीजिए। केवल तर्क के लिए तर्क मत करते रहिए। दूसरा, जब आप इस तरह से ओपन बनना चाहते हैं तो आप दूसरे को पर्सपेक्टिव को बहुत तेजी से समझिए। जब तक आप दूसरे के पर्सपेक्टिव को कंसीडर नहीं करेंगे तब तक आप लॉजिकल डिस्कशन कर ही नहीं सकते। इसलिए ट्राई टू अंडरस्टैंड द अदर्स पर्सपेक्टिव। नेक्स्ट है इशू एट हैंड और कॉमन ग्राउंड पर बात कीजिए।
जो जिस विषय पर आप बात कर रहे हैं उस पर, या जो सबके कॉमन ग्राउंड्स बने हैं, जो रूल्स एंड रेगुलेशन डिसाइड हुए हैं, उसी के बीच बात कीजिएगा। कुछ लोग जंपिंग करते हैं, कभी यहाँ बात करते हैं, कभी वहाँ बात करते हैं, कभी वहाँ बात करते हैं, तो वो ओपन माइंड नहीं होते, वो केवल समय की बर्बादी करते हैं। नेक्स्ट है आल्टर योर ओपिनियन विद एवरी न्यू इंफॉर्मेशन और डेटा और डॉक्यूमेंट। जैसे ही आपको कोई नई इंफॉर्मेशन मिले जो आज तक आपके पास नहीं थी, जो पहले से आपके जानकारी में नहीं थी, तो आप अपने डेटा को अल्टर कीजिए, अपने विचारों को बदलिए और अपने थॉट प्रोसेस में उसको लेकर फिर आगे डिस्कशन कीजिए, तब आप ओपन माइंडेड डिस्कशन कर सकते हैं। नंबर 5 है कंट्रोल योर इमोशंस। यह सबसे इंपॉर्टेंट है। बहुत सारे लोग अपनी भावनाओं को ही नहीं ठीक से नियंत्रित कर पाते हैं। जैसे मैं यहाँ उदाहरण दे सकता हूँ, राजा दशरथ का उदाहरण, यह बहुत गजब उदाहरण है। उन्होंने जब कैकेयी को वरदान दिए थे, जिसकी वजह से पूरी राम को 14 साल का वनवास हो गया, उसका कारण ये था कि राजा भरत अपने उस समय इमोशंस को कंट्रोल नहीं रख पाए थे। तो आपको जब भी आप किसी के साथ वार्ता कर रहे हो, नेगोशिएशन कर रहे हो, तो आप अपने आप को धैर्य से और शांति से, दोनों चीजें हैं, आपके जीवन में धैर्य और शांति होंगी तो वार्तालाप बेहतर होगा। दूसरा, डू नॉट लूज योर टेम्पर। बहुत सारे लोग बहुत जल्दी गुस्से में आते हैं, गुस्सा कभी मत कीजिए। नेक्स्ट है, आप पहले से तैयारी कीजिए, पहले से तैयारी कर, बिंदुवार लिखकर तैयार होकर तब डिस्कशन के लिए आइए। इमोशनल डिस्कशन मत कीजिए। और जब भी किसी के साथ डिस्कस करें तो उनमें बी रीजनेबल, जो आपको लगता है कि यह पॉसिबल है, ऐसा हो सकता है, मैं यह कर सकता हूं या कर सकती हूं, तो आप डिस्कशन कीजिए। अन्यथा फिर वो इमोशंस में बह करके फिर वो भावनात्मक डिस्कशन में चले जाते हैं और फिर डिस्कशन एंडलेस हो जाता है। नंबर 6 है लेट द अदर पर्सन स्पीक। दूसरे लोगों को बोलने का अवसर दें। आपकी अपनी एक्टिव लिसनिंग को दिखाएं, दूसरे की बात ध्यान से सुनें, उसमें मैं क्या क्वेश्चन कर सकता हूँ, मैं अपने मतलब की बात क्या निकाल सकता हूँ, मैं एग्री टू एग्री हूँ या मैं एग्री टू डिसएग्री हूँ। मैं ये सब चीज़ें तभी संभव कर सकता हूँ जब मेरी एक्टिव और अटेंटिव लिसनिंग होगी, और तभी मैं इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस पूछ सकता हूँ, और तभी मैं सामने वाले को, यदि मुझे कुछ समझ में नहीं आ रही है तो ये कह सकता हूँ प्लीज डिस्कस एलोबरेटली, प्लीज गिव सम मोर डेटा, और तभी मैं उसमें प्रोडक्टिव एंड कोलैबोरेटिव कंजर्वेशंस को सेट कर सकता हूँ। 2-7 चीजें हमेशा ध्यान रखिए कि मेरे डिस्कशन में दूसरों को अवसर देते वक्त प्रोडक्टिव एंड कोलैबोरेटिव कंजर्वेशंस और कन्वर्सेशंस की जगह सदैव बनी रहे। तो जो लोग प्रोडक्टिव और कोलैबोरेटिव कन्वर्सेशन की जगह बनाकर रखते हैं वह सदैव विन विन सिचुएशन में बात करते हैं। नंबर 7 पर मैं बात करता हूं, स्टडी द अदर पर्सन्स। आप सामने वाले के दिमाग को, मन को और मस्तिष्क को पढ़ने की कोशिश कीजिए। जब तक आप दूसरे की मनोदशा को, दूसरे के मन को नहीं समझेंगे, दूसरे की भावना को नहीं समझेंगे, तब तक आप कॉन्फ्लिक्ट में चले जाएंगे। उसके लिए आपको कुछ चीजें करनी होती हैं। नंबर 1, नोटिस द स्ट्रेंथ ऑफ द अदर पर्सन। सामने वाले की अच्छाइयां क्या क्या हैं उनको देखिएगा। दूसरा, उसकी बुराई क्या है जिन पर मुझे कोई बात नहीं करनी है, क्योंकि कोई भी अपनी बुराई नहीं सुनना चाहता। जब आप किसी के साथ डिस्कशन कर रहे हैं, नेगोशिएशन कर रहे हैं, डोंट डिस्कस हिज और हर वीकनेस। नेक्स्ट है आउटलाइंड सेट ऑफ वैल्यूज एंड बिलीव्स। आप उसके वैल्यूज का, उसके बिलीफ का ध्यान रखिएगा, क्योंकि लोग बड़े ईगोस्टिक होते हैं। वैल्यूज और बिलीफ पर आते ही गुस्सा आ जाता है और फिर जो डिस्कशन है वो किसी डायरेक्शन में चला जाता है। इसके अतिरिक्त जब भी आप बात करें तो दोनों के गुड फेथ में बात करें। गुड फेथ का मतलब है मैं सदैव विन विन सिचुएशन में बात करूँ, आई विन यू लूज में नहीं जाए। कुछ लोग हमेशा यही सोचते हैं कि आई विन अनदर शुड लूज, ये संभव नहीं है। तो इसीलिए आपको दूसरे के माइंड को पढ़ना बहुत आवश्यक है। नंबर 8 बात करेंगे, वॉच योर टोन। आप अपनी भाषा को, जो जिस तरह से कह रहे हैं, कहने के तरीके को, कहने के लहजे को, कहने के शब्दों पर ध्यान दीजिए। और कभी भी क्या नहीं करना है, नंबर 1, डू नॉट ओवरलोड इट। आप कभी भी लोगों को ओवरलोड मत कीजिए अपने वर्डों से,
कि आपने ऐसे वर्ड बोल दिए कि जो दूसरे की समझ में ही नहीं आए, या दूसरे को कटु लगे, दूसरे की भावना को ठेस पहुंचा दी, तो कभी भी आप इन चीजों में इस तरह से उन शब्दों को समावेश मत कीजिए। नंबर 2, जब आपको लगे कि मैं कुछ कठिन शब्दों का चयन कर गया, तो एक डीप ब्रीथ लीजिए ताकि आपको अपने आप को कंट्रोल करने का मौका मिल सके। नंबर नेक्स्ट, जब आप डिस्कशन कर रहे हो तो आपकी थॉट क्लैरिटी उस सब्जेक्ट पर बहुत स्ट्रांग होनी चाहिए। यह तभी संभव है, तभी आप अपने आप को विनम्र, तभी आपको नम्र, तभी आप मृदुभाषी, तभी आप मितव्ययी, तभी आप सरल भाषा का प्रयोग कर सकते हैं। यदि आपकी पूर्णतः तैयारी नहीं है तो फिर आप शब्दों का चयन इधर उधर से निकालते हैं और वहीं गलती होती है। नेक्स्ट, सिलेक्शन ऑफ वर्ड्स। आपकी भाषा इस तरह की हो कि उसमें जो कटु शब्द हैं उनका कभी भी इस तरह का चयन मत कीजिए जो सामने वाले को कहीं बिलो द बेल्ट हिट करते हों, उसकी भावनाओं को ठेस पहुंचाते हों। और कभी भी उन शब्दों को मत यूज कीजिए जो गॉसिप में या लोगों को टीज करने के लिए लोग यूज करते हैं। सीधी, सरल, सिंपल, मृदु भाषा का प्रयोग कीजिए, तो आपका जो आर्गुमेंट है वह सदैव आपके फेवर में रहेगा और अपना काम निकालने में आप दूसरों से यथाशीघ्र अपने आप को सक्षम बना पाएंगे। अब मैं बात करता हूं कि जो आपको काम नहीं करने हैं। यह तो बात होगी कि जो आपको सीखना है। अब कुछ चीजें ऐसी हैं जो आपको नहीं करनी है। उसके लिए आपको नंबर 1, बीइंग एरोगेंट। कभी भी आपको बहुत ज्यादा एरोगेंट नहीं बनना है। बहुत सारे लोग एरोगेंट बन जाते हैं, जिद्दी बन जाते हैं कि जो मैं कह रहा हूं वही सही है, बाकी सब गलत है। तो आप लोगों की पर्सपेक्टिव का, उनकी पॉइंट ऑफ व्यू का रेस्पेक्ट करना चाहिए। दूसरा, मैं यहां यह भी कहता हूं कि जिद अज्ञान से भी ज्यादा घातक है। आप अज्ञानी है, कोई बात नहीं, मुझे नहीं पता, आप चुप बैठ जाइए। लेकिन आप जबरदस्ती एरोगेंट होकर अपनी बात को दूसरों को मनवाने लगते हैं तो वह और कठिन और विषम परिस्थितियां हमारे लिए पैदा कर देती है और जो फ्लेक्सिबिलिटी का पाथ है उसे बिल्कुल तोड़ देती है। जबकि सक्सेस सदैव फ्लेक्सिबिलिटी के पाथ पर चढ़कर ही आपके पास तक आती है। तो आपको यदि सक्सेस मानी है तो फ्लेक्सिबिलिटी को रखिए, एरोगेंसी को अपने जीवन में कभी मत आने दीजिए। दूसरा सब्जेक्ट है गेटिंग इमोशनल्स। कभी भी भावनाओं में ना खोएं। बहुत सारे लोग बहुत जल्दी भावनाओं में खो जाते हैं। जैसे अधिक खुशी और अधिक दुख में कभी किसी के साथ कोई व्यवहार नहीं करना चाहिए, यह पुरानी कहावत है। जो मैंने राजा दशरथ का उदाहरण दिया वह यहां भी चरितार्थ होता है। दूसरा, भावना आपके तर्क को अवधारणा में बदल देती हैं। यदि आप भावना में बह गए तो फिर आप डिस्कशन में नहीं रहते, फिर आप इमोशनल हो जाते हैं। और इमोशनल सदैव आपकी जो धारणा है, जो आपका पर्सपेक्टिव है, जो आपका पास्ट एक्सपीरियंस है, जो आपने अपने वैल्यू और बिलीफ बना रखे हैं, उन सब में चली जाती है और फिर आपकी फ्लेक्सिबिलिटी खत्म हो जाती है। तो इमोशंस आपके फ्लेक्सिबिलिटी को, आपकी सोचने की क्षमता को मिनिमाइज करते चले जाते हैं। तो कभी भी इमोशनल मत होइए। इसके लिए 2 चीजें और ध्यान रखने की हैं कि आपकी सेंसिटिविटी, सामने वाले की सेंसिटिविटी पर जरूर ध्यान रखें कि मैं उसके लिए कोई ऐसा शब्द, कोई ऐसा डेटा, कोई ऐसी बात ना कहूं जाकि उसके फीलिंग्स को मैं हर्ट कर दूं। बोलने से पहले शब्दों का चयन, टोन का चयन, डेटा का चयन ठीक से कीजिए। 1000 बार सोचिए तब बोलिए, लेकिन कभी भी इमोशनल मत होइए। नंबर 3 हम बात करते हैं लेटिंग द प्रॉब्लम सिमर। अब कभी भी प्रॉब्लम को उसके अंत तक, पथनांत तक मत जाने दीजिए, उसके उबाल बिंदु तक मत जाने दीजिए। यदि वहां तक आप चले गए तो फिर आपके हाथ से बाहर सिचुएशन हो जाती है। उसके लिए मुझे कुछ चीजें सीखनी है, जैसे कॉन्फ्लिक्ट मैनेजमेंट की कला सीखूं, हाउ टू रिमूव द कॉन्फ्लिक्ट इमीडिएटली। दूसरा, सॉल्यूशन ओरिएंटेड में डिस्कशन करूं। मैं प्रॉब्लम रिलेटेड डिस्कशन नहीं कर रहा, मुझे सॉल्यूशन ढूंढना है, तो मैं सॉल्यूशन ओरिएंटेड डिस्कशन या मीटिंग्स में अपनी बात को रखूं। नेक्स्ट है, मैं सदैव लोगों की जो अच्छे विचार हैं
उनका स्वागत करूं, उनको रेस्पेक्ट करूं, उनको एक्सेप्ट करूं, केवल अपनी बात पड़ा रहूं, तो जो मेरा उबाल का बिंदु है, जो मेरा सिमर है, जो पथनांक है, जहां मैं बस्ट हो जाता हूं, मैं उनसे बच सकता हूं और अपने नेगोशिएशन को बेहतर कर सकता हूं। तो ये कुछ चीजें हैं जिनको आप इमीडिएटली छोड़ सकते हैं। एक चीज और भी हमेशा आपको छोड़ने की कोशिश करनी चाहिए, जो मैं यहाँ पॉइंट आपको अलग से बताने की कोशिश कर रहा हूं, वह है कि आप सत्यता के साथ, सुगमता के साथ, सरलता के साथ बात कहिए। बहुत अधिक बोलना ज्यादा हानिकारक ही होता है, बहुत ज्यादा काम का नहीं होता। अपनी बात सरल, कम से कम शब्दों में, विनम्र भाषा में कहना सीखिए। नेक्स्ट पॉइंट है टेकिंग थिंग्स पर्सनली। इसको भी अवॉइड कीजिए। कभी किसी इशू को अपने पर्सनल टच में मत लाइए। बिजनेस टॉक है, वर्क रिलेटेड बातें हैं, ऑफिस की बातें हैं, उनको वहीं तक सीमित रखिए। कुछ चीजें जीवन में ऐसी होती हैं जो आपके प्रोफेशन से जुड़ी हुई हैं, लेकिन उनको पर्सनल मत कीजिए। आपका प्रोफेशनल कोशेंट और पर्सनल कोशेंट बिल्कुल अलग रखिएगा। जीवन में जितना आप स्पिरिचुअल कोशेंट हाई करते चले जाएंगे, उतना आपका इंटेलिजेंट कोशेंट कंट्रोल्ड होगा और आपका जो इमोशनल कोशेंट है वो कंट्रोल होगा और आपकी पर्सनैलिटी बेहतर बनेगी। तो आप इन चीजों को समझिए और स्पिरिचुअलिटी कोशेंट को बढ़ाने के लिए आपको वही धैर्य धारण करना, सरलता लाना, जिसको सिंप्लिसिटी कहते हैं, और विनम्र बनना, ये सब आवश्यक है। आज मैं सोचता हूं कि आपके लिए इतना काफी है, और यदि आपको ये वीडियो पसंद आते हैं तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और इस वीडियो को अपने मित्रों के पास तक अवश्य भेजिए, ताकि वो इन चीजों का बेनिफिट लेकर अपने जीवन को और बेहतर, उत्कृष्ट बनाकर, अपनी प्रोडक्टिविटी को बढ़ाकर, अपने पोटेंशियल को यूज कर इस देश को, अपनी ऑर्गेनाइजेशन को, इस समाज को और कि आपको जो बेस्ट टूल है वो क्या है। क्योंकि आपको यह तो बात समझ में आ गई, फिर आप ये कहेंगे कि हमें कोई टूल नहीं बताया, तो इसके लिए एक बेस्ट टूल है जिसको आप यूज कर सकते हैं, उसको मैं कहता हूं हियर। हियर का मतलब सुनने से नहीं है, आप उसको समझिएगा हियर का क्या मतलब है और उसको आप कैसे यूज कर सकते हैं। हियर का सबसे पहला मतलब है हैज योर काम। आप अपनी कूलनेस को, कामनेस को हमेशा लोगों को दिखाइए। ये केवल अपने तक ही मत रखिएगा। आपको जब भी बात करें तो लोगों को समझ में आना चाहिए कि आप कभी गुस्से में नहीं आते, आप अपनी धैर्य को कभी नहीं खोते, सदैव धैर्य धारण कर लोगों के साथ बात करते हैं, लोगों को डिफरेंट पर्सपेक्टिव को समझते हैं, लोगों को उनकी सही बात पर सपोर्ट करते हैं और अपनी बात को भी ईमानदारी के साथ लोगों के साथ शेयर करते हैं। वह कहलाता है एज योर काम। दूसरा शब्द है ई, एम्फेसिस, एग्रीमेंट। हमेशा जब डिस्कशन करें तो लोगों के साथ एग्रीमेंट की बात कीजिए, कन्फ्रंट्रेशन, कॉन्फ्लिक्ट, स्ट्रगल की बात मत कीजिए। इसके लिए कुछ आपको चीजें अपने जीवन में लानी होंगी। नंबर 1, जब बात करें तो कॉमन ग्राउंड्स पर और टू द पॉइंट बात करें, उससे कभी दूर ना जाएं। दूसरा, अपने में फ्लेक्सिबिलिटी बनाकर रखें। जो मैंने आपसे कहा कि आप रिजिडिटी मत लाइए, चेंज योर माइंड। बट चेंज योर माइंड का मतलब नहीं है कि आप अपनी ओरिजिनलिटी खत्म करें, बट रिकॉग्नाइज दैट पीपल कैन फाइंड ब्रॉड आइडियाज वैल्यू टू एग्री ऑन। आप इन चीजों को ध्यान रखिएगा। नंबर आता है नेक्स्ट ए, एक्नॉलेज द अपोनेंट पर्सपेक्टिव। आप दूसरे की भावनाओं को भी समझिए, रादर देन जंपिंग। इधर से उधर जंप मत कीजिएगा और उनकी भावनाओं में जबरदस्ती आर्गुमेंट से मत कीजिएगा। डिवोट सम टाइम, ट्राई टू अंडरस्टैंड, रेज योर पॉइंट, ट्राई टू अंडरस्टैंड द पोजिशन एंड डिमॉन्स्ट्रेट योर गुड थिंग्स। तब आपको लगता है कि मैं दूसरे के पर्सपेक्टिव को एक्नॉलेज कर पा रहा हूं। और लास्ट है आर, रिफ्रेमिंग द पॉजिटिव्स।
अपने पास नेगेटिविटी ना तो बातों में ना आपकी थॉट प्रोसेस में कहीं भी नजर आनी चाहिए। उसके लिए आपको 3 चीजों को अपने यूज में लाना है। नंबर 1, कॉन्ट्राडिक्टिव वर्ड्स कभी प्रयोग में नहीं करने हैं क्योंकि उनका सामने वाला बेनिफिट ले सकता है। ड्यूअल मीनिंग के वर्ड्स कभी यूज नहीं करने हैं। दूसरा, आपको इस तरह के आर्गुमेंट के बीच नो शब्द का प्रयोग कभी नहीं करना है। डू नॉट, नो का प्रयोग आप कर सकते हैं लेकिन आई डू नॉट डू दिस जॉब ये कभी मत कहिए। और हमेशा उन वर्डों को, उन टोनों को अपने जीवन में, अपने कन्वर्सेशन में लाइए जिनसे आप अपनी बात को बेहतर तरीके से लोगों को समझा सकते हैं। जैसे मैं आपको कुछ उदाहरण दे सकता हूं। मैं ऐसा मानता हूं, आपकी बात तो सत्य है, लेकिन फिर अपनी बात को आप आराम से रख सकते हैं। दूसरा, आप सत्य हो सकते हैं, आप सही हो सकते हैं, लेकिन मेरा पॉइंट ऑफ व्यू ये है, मेरा डेटा ये कहता है। तो आप अपनी बात को इन 2-3 सेंटेंसों को यदि अपनी भाषा में यूज करेंगे तो इनको बेहतर तरीके से यूज कर पाएंगे। आज इतना ही, फिर आपसे शीघ्र मिलते हैं। तब तक के लिए आपसे विदा लेते हैं।